चलो भाई शुरू करते हैं। सेकंड और आखिरी मॉक, बस दो ही थे उनकी साइड पे, दोनों कर लेते हैं। क्वेश्चन तो वैसे इन्होंने पता नहीं कहाँ से उठा के डाले हैं इतने। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 की पावर 2n-1, 243 की पावर 3। तो अब मुझे पता है ये दोनों ही ना 3 के उसमें है, दोनों आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों ही 3 का एक क्यूब है और एक 3 की पावर 5 है। 3 की पावर 5 243 होता है, 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। तो मैंने बस उसी को जो है वो कन्वर्ट करके लिख दिया, 3 की पावर 27 को 3 का क्यूब, और फिर पावर सेम थी 2n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया 3 की पावर 5 और एक 3, वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ए की पावर एम हो इज इक्वल टू ए की पावर एन हो, तो एम इज इक्वल टू एन होता है। ठीक है, तो वही चीज़ सेम यहाँ लगाएंगे, 3 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 2n-1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2n इज इक्वल टू 6 हो गया, तो n इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू क्या आई मेरे पास 3। चलें आगे। अब देखो क्या बोल रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इनको जो है बस सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है तो देखो इनको कैसे सॉल्व करना है। ये 40 का स्क्वायर दे रखा है, 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है x, है ना, ये मान लो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू a थी, तो a डिवाइडेड बाय x का मतलब क्या होता है, a बाय एक्स इज इक्वल टू 58। तो अगर मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है तो मैं a बाई 58 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 58 लिख दूंगा। अब अगर 58 को मैं इन सबके नीचे चाहे तो इनका स्क्वायर खोल दो, नहीं खोलना तो इनके जो है 58 को सारों को अलग अलग करके लिख दो। ये क्या हो गया 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 58। ठीक है, ये क्या हो गया 42 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 58, और ये क्या हो गया मेरे पास 58 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 58। ठीक है, आगे जो है 20/29 हो गया, इंटू 40 रह जाएगा एक, इधर भी सेम ही चीज़ आएगा 21 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 29, और इधर आ गया 58। अब ये कितना हो गया 800, ये कितना हो गया मेरे पास 840 और 42 882, और ये कितना हो गया मेरे पास 29 8 ज़ा 232 और 29 5 ज़ा 145 1450। तो ये वैल्यू कितनी आई 1682 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 29, 1600 और 800 2400 और 2400 2482 4 8 8 और 8 16 33 3382 डिवाइडेड बाय कितना आ गया ये 29। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3389 3364 को 29 से डिवाइड करेंगे तो भाई इसका आंसर जो भी आने वाला है, क्या आने वाला है 29 1 से 29 वो क्या 29 1 से 29 फिर से आया 29 6 4 116 आएगा इसका आंसर। क्या आया इसका आंसर 160। चलें आगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, पी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। मतलब ए जो है वो 10 दिन में काम करता है और पी जो है वो हमारा 20 दिन में काम करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अच्छा पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना हो गया 20, 10 टू 21। अब दोनों जो है 5 दिन तक काम करते हैं, मतलब ए और पी ने दोनों मिलके 5 दिन काम किया, फिर ए है चला गया, ए जा चुका है, काम कौन कर रहा है पी। हाउ मेनी मोर डेज, मतलब टाइम निकालना है, तो यहाँ पे टाइम को टी लिख देता हूँ और टोटल काम खत्म हो गया, फिनिश द टोटल वर्क 20 था, खत्म हो चुका है। ए और पी अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2 + 1 3, 3 5 ज़ा 15। पी की एफिशिएंसी 1 है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 20, 15 - 25, टी की वैल्यू कितनी आई 5, टी की वैल्यू कितनी आई 5। तो पी अकेले, मुझसे पूछा था पी अकेला कितने दिन काम करेगा, तो पी जो है वो टी डेज यानी 5 दिन काम करेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, सरल एंड हिमांशु कैन डू वर्क इन 6 डेज एंड 8 डे, मतलब सरल जो है वो 6 दिन में काम करता है, हिमांशु जो है वो 8 दिन में काम करता है। इफ सरल हिमांशु एंड अभिषेक टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 डेज। ठीक है, सरल हिमांशु और अभिषेक है ना, तो सरल प्लस हिमांशु प्लस अभिषेक सारे मिलके 2 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। कितना आ गया इसका 6 8 24,
6 4 ज़ा 8 3 ज़ा और 12 दूनी 24। ठीक है, पूछा क्या है मेरे से, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ सरल, हिमांशु एंड अभिषेक प्रोवाइडेड दे पेड इन द रेशो वर्क डन बाय देम। वो तो ये तो पता ही है हमें कि वर्क डन पे ही रेशो मिले, पैसे मिलते हैं। तीनों ने साथ मिलके काम किया तो जाहिर सी बात है, तीनों अगर साथ मिलके काम कर रहे हैं तो सरल ने काम किया टी डेज तक, उतना ही काम जो है ये वर्क हो गया ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम, उतना ही काम जो है मेरे पास हिमांशु करेगा टी डेज तक, और उतना ही काम जो है ए से कौन था, अभिषेक काम करेगा टी डेज तक। तो टी 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 कैंसिल हो गया, जो सरल, अभिषेक और हिमांशु की एफिशिएंसी होगी वही जो है मेरे पास क्या होगा, उनके अर्निंग का रेशियो होगा। तो देखो, सरल की कितनी है 4, अभिषेक हिमांशु की कितनी है 3। सरल की है 4, अब हिमांशु की है 3, और टोटल थी 12, तो 4 3 7 हो गए, 7 5 12, तो 4 3 और 5, 4 3 और 5, सी ऑप्शन। तो इस जो है रेशियो में उनका जो अर्निंग होगी वो डिवाइड होगी। समझ आया? आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है। देर आर 3 टैप्स विच आर ईदर फिलिंग ए टैंक और एम्प्टिंग इट। मतलब 3 टैप हैं, या तो वो भर रही हैं या खाली कर रही हैं, बता नहीं रखा। इफ़ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स। मतलब अगर सारी टैप्स, 3 टैप है मेरे पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तीनों मिल के करती हैं तो 10 घंटे में भर देती हैं, यानी प्लस। ठीक है, भर रही हैं। वन ऑफ द टैप फिल टैंक इन 5 आवर एंड अनदर इन 10 आवर। मतलब कोई एक टैप है, मान लो ये ए टैप जो है वो 5 घंटे में भर देती है, और वहीं पे जो बी टैप है वो 10 घंटों में भर देती है। थर्ड टैप क्या करेगी, थर्ड की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा क्या करेगी। पॉजिटिव है तो खाली करेगी, और अगर नहीं, पॉजिटिव है तो भरेगी, और एम्प्टी है तो माइनस है तो एम्प्टी करेगी। माइनस का मतलब खाली, पॉजिटिव का मतलब भरेगी। भरेगी एक ही ऑप्शन में है, पॉजिटिव आ गया तो निकालने की नीड ही नहीं है। कितना हो गया, 10 इसका ये आ गया, 10 वन ज़ा, 5 टू ज़ा, 10 वन ज़ा। ठीक है, ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 1 3, माइनस आ रहा है इसका आंसर। 2 1 3 है ना, 3 में से मैं 2 माइनस करूंगा तभी तो 1 बचेगा इस साइड। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, ए और बी की मिला के कितनी है 2 + 1 3, प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू कितनी है -2। अब सी की वैल्यू अगर माइनस आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड पाइप है, थर्ड टैप है, वो एम्प्टी करती है, यानी डी ऑप्शन तो कट हो गया, एम्प्टी करती है। अब पता लगाना है कि वो कितने टाइम में एम्प्टी करेगी, तो टोटल टाइम निकालना है। टोटल वर्क कितना था 10, 10 है, और -2, 2 की एफिशिएंसी से खाली कर रही है, यानी 5 घंटे लेगी। तो 5 घंटे सी ऑप्शन में एम्प्टी करेगी और 5 घंटे में करेगी, तो ये सी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बताओ, समझ आया? आगे चल लेते हैं। टिकट चार्जेस एट मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल वाज रिड्यूस बाय 25%। ठीक है, जो है टिकट चार्जेस रिड्यूस हो गए 25%, का मतलब कितना होता है 1/4, यानी पहले 4 रुपए की थी टिकट और अब जो है वो 3 रुपए में बिकती है। ठीक है, उसके बाद ये प्राइस है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एज ए रिजल्ट अटेंडेंस इन द सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, 10% का मतलब कितनी है 1/10। तो पहले जो है वो 10 थी, अब जो हो गई वो 11 हो गई। तो ये क्या है मेरे पास, अटेंडेंस बोल लो या जो भी थिएटर में ऑडियंस आ रही है तो वो अटेंडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे होता है, अब रेवेन्यू दोनों को प्लस करके आता है कि मल्टीप्लाई करके। देखो, अगर 5 जो है 5 रुपए की कोई सामान है और उसको 10 आदमी खरीद रहे, ठीक है, तो 10 आदमी खरीद रहे हैं तो 5 × 10 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ ना। मल्टीप्लाई करते हैं ना इन चीज़ों को, तो मल्टीप्लाई करते हैं, या 5 को 10 बारी प्लस करेंगे क्योंकि 10 अलग अलग बंदे हैं। तो बेसिक सीधी सीधी बात है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो है 40 रुपये, और यहाँ क्या है 33, यानी पहले वो 40 रुपये का जो है टोटल रेवेन्यू जनरेट होता था, अब टिकट का प्राइस इंक्रीज कम हो गया और बंदे इंक्रीज हो गए, तो क्या हो गया 33 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 7 रुपये का रेवेन्यू को कम हो रहा है, यानी जो है डिक्रीज इसका ऑप्शन है। इंक्रीज वाले तो काट ही दो, ये इंक्रीज वाले दोनों ही कट गए, बचा क्या सिर्फ डिक्रीज वाला, अब निकालना भी पड़ेगा। तो 7/40 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जीरो से ये जीरो वैल्यू कट गई, ये 5/2 हो गया, 7 5 ज़ा 35/2, 35/2 कितना होता है 17.5, तो 17.5 बी ऑप्शन। 17.5 से क्या हो रहा है, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन ए गोट 33% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 300, 33.33% इज 1/3। ठीक है, तो ए को 300 का 1/3 मिलता है, मतलब ए को कितना मिलता है 100, ए को 100 नंबर मिलते हैं।
आगे क्या बोल रहा है, बी मार्क्स आर 1/4 मोर देन ए मार्क्स। तो 1/4 कितना हो गया 100 का 25। तो इसको कितने मिलेंगे फिर, 25 अगर 1/4 होता है इसका बी का, तो बी को कितने मिलते हैं 25 मार्क्स ज़्यादा, तो बी को मिल रहे हैं 125। आगे क्या बोलता है, सी को 15 लेस मिल रहे हैं बी से, यानी सी को है इससे 15 कम मिल रहे हैं, मतलब 125 में से 15 घटा दूं तो सी को 110 मिल रहे हैं। उसी के बाद जो है बात हो रही है मेरे पास डी की। डी को क्या मिल रहा है, डी को 20 मोर मार्क्स देन दी एवरेज मार्क्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, पहले एवरेज निकाल लेते हैं ए बी सी का। ए बी सी को कितने मार्क्स मिल रहे हैं मेरे पास, 100 प्लस 125 प्लस 110, और एवरेज के लिए 3 से डिवाइड, इतने मार्क्स मिल रहे हैं। उससे 20 मार्क्स ज़्यादा प्लस 20 कर दूंगा तो मेरे पास डी के मार्क्स आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये जो जो भी एवरेज आ रहा है ये कितना है, 100 200 300 335 335, और ये कितना है 60। तो 395/3, 395/3 मार्क्स जो है वो किसको मिल रहे हैं, हमारे डी को मिल रहे हैं। पूछा क्या है हम वो देख लेते हैं। हाउ मेनी अमंग ए बी सी एंड डी गॉट मोर देन 40% ऑफ द टोटल मार्क्स। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कितने लोगों के 40% से ज़्यादा नंबर आए। तो ए का तो साफ साफ उसने खुद ही दे रखा है 33.33% आए, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा 125 वाला। 125 परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, सॉरी टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 3 को अगर 125 से करूंगा तो कितना आएगा ये, 41 पॉइंट कुछ आएगा, हो गया 40% से ज़्यादा, मतलब बी के तो आ रहे हैं 110। अब 110 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 33 आ रहा है, ये सी का भी कैंसिल हो गया। अब डी का देख लेते हैं। 395 को 395 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 395 को 9 से करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे पहले से ही 3 था। तो 9 4 जा 36 और 3, ठीक है 43 पॉइंट कुछ आएगा। तो डी के भी जो है मार्क्स जो है 40% से ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कितने लोगों के आ रहे हैं, 2 लोगों के। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी ऑप्शन। 2 लोगों के मार्क्स जो है वो 40% से ज़्यादा आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, अ कंटेनर कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:2। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया मिल्क और यहाँ लिख दिया मैंने वाटर, रेशो क्या है मेरी 5:2। First, the volume of mixture is increased by 25% by adding water in it. Mixture, the volume of mixture is increased। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम या फिर ये लिख लो मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये मिक्सचर है मेरे पास। तो अगर परसेंटेज है तो मैं इसको यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो लगा दूँ तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, और क्या कहते हैं मेरे को परसेंटेज में उसमें रेशो में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 70। अब ये क्या बोल रहा है मेरे को कि 25% जो है मिक्सचर की वॉल्यूम बढ़ाई जाती है। तो 70 का 25% यानी 70/4, 70/4 35/2 17.5, यानी क्या हो गया 17.5 जो है बढ़ाया जाता है। ठीक है, 17.5 बढ़ाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, पानी डाल के। तो पानी मिलाया तभी तो 17.5 बढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पानी मिलाया 17.5। किसका कितना पानी मिलाया, मिक्सचर का 25% पानी। तो ये मिक्सचर है मेरे पास 70%, और इस 70% का 25% कितना होता है 17.5। तो मैंने 70 का 17.5 जो है वो पानी मिलाया। तो अगर मैं पानी मिला रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो मिक्सचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिल्क तो सेम का सेम ही रह गया 50, मेरे पास पानी बढ़ गया कितना हो गया 37.5, और मेरे पास ये मिक्सचर भी बढ़ गया कितना हो गया 70 और 17 87.5 87.5। ये बात हो गई। आगे चलते हैं एंड के बाद। फिर क्या बोल रहा है, देन 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाटर। ठीक है, 20% ऑफ मिक्सचर निकाला गया है और उसके बाद उसमें पानी मिलाया गया है। तो रिप्लेस का मैंने एक पहले भी क्वेश्चन करवा रखा था। 87.5 का 20% कितना होता है भाई, 87.5 का 1/5। ठीक है, ये कितना हो गया मेरे पास 87.5 का 5 1 ज़ा 5, और 87 5 से डिवाइड करूँगा इसको तो कितना आएगा 175, 17.5 ही आ रहा है। तो 17.5 आ रहा है इसका। यानी मैंने क्या किया, मिक्सचर 20% ऑफ मिक्सचर निकाला। रिप्लेस में क्या होता है, पहले हम निकालते हैं सारा पानी, जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं, तो मिक्सचर निकाल रहे हैं तो पहले पूरा मिक्सचर निकालेंगे। ये समझ लो एक टैंकी में से एक डब्बा भर भर के और एक मिक्सचर का पानी निकाला और उसको मैंने फेंक दिया, और फिर उसी डब्बे में से, क्योंकि जो 20% है, 20% क्या है, एक डब्बा है 20% जो मेजर करता है, तो वो डब्बा मेरे पास एक ही है समझो। तो वो डब्बा मैंने टंकी में भरा, अब वो तो भरा पड़ा है ना, पहले उस मिक्सचर को फेंकना पड़ेगा, फिर उसमें 20% पानी लाना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि दो है इसमें मिल्क और वाटर तो मैं 20% मिल्क निकाल लूँ। तो क्या है मेरे पास, मैंने पहले उसमें से 20% निकाला, यानी मैंने इसमें से माइनस कर दिया कितना, 17.5। अब मैंने ये 17.5 जो है वो मिक्सचर निकाल लिया बाहर। तो वो 17.5 भाई, पानी और दूध तो मिक्स हो रखे हैं ना, मुझे तो नहीं पता। तो ये पानी और दूध का मैं पहले ये निकालूंगा कि 17.5 में से पानी की कितनी क्वांटिटी निकल के गई है बाहर और वाटर की कितनी निकली है। वो कैसे निकालते हैं, पानी और इसका रेशियो ले लो, कितना है 37.5, पॉइंट हटा दो इसका और यहाँ जीरो लगा दो। 500 से ये काटूंगा, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया मेरे पास 75, 4:3। पानी और जो दूध और पानी की मेरे पास रेशो थी वो कितनी थी, 4:3, 17, ये 17.5 पानी बढ़ाने के बाद 4:3 की रेशो में था। यानी इसमें जो टोटल कितना मिक्सचर था, 7। तो 7 की जो वैल्यू है वो है 17.5। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 7 दूनी 14, 5.5, एक की वैल्यू 2.5 आई। अगर एक की वैल्यू 2.5 आई तो चार की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 10। ठीक है, और तीन की वैल्यू कितनी आएगी, 25 या 75, 7.5। यानी इसमें से जो है दूध में से मैं 10 माइनस करूंगा और इसमें से मैं 7.5 लेके गया हूँ, तभी तो मैं टोटल मिक्सचर में से 17.5 लेके गया हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है उसने बोला कि जितना मैंने मिक्सचर टोटल निकाला था उतना मैंने जो है उसमें दूध में पानी ऐड कर दिया। यानी मैं 17.5 अगर मिक्सचर निकाल के बाहर लेके गया हूँ तो मैंने 17.5 जो है वो पानी ऐड कर दिया। तो टोटल में भी 17.5 बढ़ोतरी हुई होगी, बढ़ा होगा 17.5। तो ये तो खैर कैंसिल होके 87.5 ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 50 का 40 रह जाएगा और यहाँ पे 37.5 में से 7.5 जाएगा 30 और ये कितना आएगा 47.5। उसने मेरे से पूछा क्या है, उसने मेरे से ये पूछा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो जो रिजल्ट बना है उसमें कितना है, तो 40 और 47.5, पॉइंट हटा दो, जीरो यहाँ लगा दो। ये वैल्यू कितनी हो गई, 25 चौके चौ 25 चौके 100 हो गया, 4 4 16, 16 ये हो गया मेरे पास, और 25 1 25, 25 9, तो 16:19। आंसर ए ऑप्शन है इसका, 16:19। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, तीन चार जो हैं क्वेश्चन का मिक्स करके बनाया हुआ था एक क्वेश्चन। बताओ समझ आया सभी को या दोबारा बताऊं? और एक बार बता दीजिए। फिर लास्ट में बताता हूँ ये चीज़ दोबारा, अभी आगे। हाँ। क्या है, अ शॉपकीपर सेल अ प्रोडक्ट एट 12% डिस्काउंट ऑन हिज मार्क प्राइस, यानी 12% के डिस्काउंट पे। तो 100 रुपये मान लो उसकी मार्क प्राइस थी, तो कितने रुपए में बेचता है, 88 रुपीज़। 88 क्या है उसकी सेलिंग प्राइस है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन। ही इज़ रिक्वायर्ड टू पे 10% जीएसटी। अब जीएसटी देनी है तो जीएसटी किस पे देगा, जितने का बिल बनाया, 88 रुपये का उसने बिल बनाया, तो इसी पे 10% की वो जीएसटी देगा। यानी उसको कितने मिलेंगे, 88 का 90%। ठीक है, क्या बोला है, इफ़ ही गिव डिस्काउंट ऑफ, अच्छा अच्छा सीधी वैल्यू ही दे रखी है यार, हमें तो ये चीज़ लेने की नीड ही नहीं है। उसने बोला अगर वो डिस्काउंट 36 रुपये का देता है तो यहाँ कितना है, 12% का डिस्काउंट। तो 12% की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में 36 दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी आई, 3। और 100% मार्क प्राइस क्या होता है, 100% होता है तो 300। यानी वो प्रोडक्ट कितने का था, 300 रुपये का था। 300 रुपये का वो प्रोडक्ट था, उसमें उसने 36 रुपये जो है वो क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो कितने का बचा, 264 रुपये का। 264 में वो जीएसटी भर देगा 10% की। पूछा क्या है, उसके पास कितना बचेगा, लेफ्ट ओवर मनी। तो 10% अगर जीएसटी में दे रहा है तो 90% जो है वो उसके पास बचेगा। आंसर इसका पॉइंट में ही आ रहा है, 9 चौके 36, एंड में 0.6 एक ही में है, 237.6, ये इसका आंसर है। क्योंकि 9 4 36 और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। वैसे चाहे पूरा सॉल्व कर लो इसको। फिर कितना है 36, फिर ये कितना है मेरे पास, 9 6 54, 54 और 3 57, 9 दूनी 18, 5 30, 237.6 इसका आंसर आएगा। 237.6 इसका आंसर है। आगे चलते हैं, ये क्या क्वेश्चन है, अजीत बॉट 4 बुक्स एट सेम प्राइस। ठीक है, सारी सीपी सेम है। उसके बाद क्या बोलता है, ही सोल्ड द बुक टू भरत एट 20% प्रॉफिट, 10% लॉस, 10% प्रॉफिट, 20% लॉस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, चार बुक हैं, चारों को इस पे बेचता है। और उसके बाद बोल रखा है भरत जो है वो चित्रा को बेचता है इतने 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 पे। बाय व्हाट परसेंट डिड द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स चेंज व्हेन चित्रा बॉट देम एज कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट व्हेन अजीत बॉट देम। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी पर बुक की निकालेंगे, यहाँ मान लो फर्स्ट बुक की बात करता हूँ मैं। पहले पहली बुक जो है वो
अभी अजीत ने जितने की भी खरीदी होगी, मान लो अजीत की सीपी, अभी ये सारे इनके नाम है ना, तो अजीत की सीपी ए मान लो, सीपी ऑफ अजीत ए है, और चित्रा की सीपी जो है वो सी है। ठीक है, अब अजीत ने जो है सीपी पे ही सारा कुछ होता है, सीपी क्या ही मान लो, अगर मान लो कि प्रॉफिट पे बेचा तो सीपी में ही 10 रुपये जुड़ेंगे तभी सेलिंग प्राइस बनेगी, और अगर वो 10% की लॉस पे बेचेगा तो सीपी से ही 10 रुपये माइनस होंगे, 90 रुपीज़ में बेचेगा तो सब कुछ सीपी पे ही लगता है ना। तो क्या हो गया, उसने पहली बुक जो है वो 20% प्रॉफिट पे बेची, यानी अजीत ने 20% प्रॉफिट, यानी सीपी जो है अजीत का ए है, तो 120/100 में बेची, और फिर वही बुक जो है वो आगे भी बिकती है 10% लॉस पे, तो ओरिजिनल सीपी तो उसकी अजीत वाली थी, 10% लॉस पे बिकेगी तो 90% पे बिकेगी। अब देखो, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये 100 रुपये था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि अजीत ने वो बुक, पहली बुक जो है, फर्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, पहली बुक जो है वो 100 रुपये में खरीदी थी, तो उसको वो 20% प्रॉफिट पे जो है भरत को बेच देता है। ये मेरा अजीत है, ये मेरा भरत है, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है वो चित्रा आएगी। तो अजीत ने 20% प्रॉफिट पे वो बुक जो है वो भरत को बेच दी, तो 20% प्रॉफिट पे बेची मतलब 120 रुपये में बेची। फिर इस 120, ये 120 चित्रा के लिए सीपी का काम करेगा, ठीक है, अगर ये सीपी का काम चित्रा के लिए 120 रुपये का करेगा, तो यहाँ पे जो है वो चित्रा को पहली बुक कितने में बेच रहा है, 10% लॉस में, तो 10% अगर लॉस में बेच रहा है वो, तो 120 का 10% कितना होता है, 12 रुपये, तो 108 रुपये में वो चित्रा को बेच रहा होगा। तो अजीत के कंपैरिजन में चित्रा ने वो बुक 8% के प्रॉफिट पे खरीदी, तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ हो रही है, 100 का 120% हुआ, यानी जो सीपी थी उसका 20% हुआ, और फिर उसी का जो है 90% हुआ, जो रिजल्ट आया। यानी यहाँ भी तो मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अजीत और चित्रा में रिलेशन फाइंड आउट करना है एट द एंड में, तो मैं क्यों बीच में ये भारत को इन्वॉल्व करूँ। मैं अजीत की जो कॉस्ट प्राइस है उसका 120% हो गया, और जो वो रिजल्ट आया वो भरत का है, और फिर उसी के 90% पे वो चित्रा को बेच रहा है, तो वही तो चित्रा की कॉस्ट प्राइस आई है, चित्रा ने जितने में खरीदी, खरीदेगी वो तो कॉस्ट प्राइस हो गई, तो ये चित्रा की कॉस्ट प्राइस आ गई। बताओ, ये स्टेप समझ आया सभी को। फिर तो चारों बुक की सेम ऐसे ही निकलेंगी। फिर सेकंड बुक का भी सेम चीज़ होगा। सेकंड बुक की जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है, वो अजीत ने जितने की बुक खरीदी उससे वो 10% लॉस पे बेच देता है, यानी 90/100 पे, और फिर वो आगे उसको 20% प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे जाती है, यानी 120/100। ये चित्रा की आ गई। अब यहाँ से ए अपॉन सी, यानी दोनों की कॉस्ट प्राइस की रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँ, तो ये 2 जीरो से तो ये 100 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू कितनी आई मेरी, 100/108, यानी 100 से 108, और वही चीज़ आ रही थी 100 से 108 यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो भाई सेम चीज़ है, 9 × 12, तो यहाँ भी जो है दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, 100/108। आगे बढ़ जाते हैं, बात हो रही है अब थर्ड बुक की। जब थर्ड बुक की बात हो रही है, यहाँ पे जो है मेरी थर्ड बुक है, थर्ड बुक में अजीत ने जितना कॉस्ट प्राइस दिया उससे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और फिर आगे जो है वो बुक जो है वो 20% के लॉस पे जा रही है, यानी 20% लॉस कितना हो गया, 80/100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास अब अजीत और चित्रा की कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आया मेरे पास, ये कैंसिल हो गई, 100/88, 100/88। और फिर उसके बाद हो रही है फोर्थ बुक की बात। फोर्थ बुक में सेम चीज़ होगी, अजीत ने जो वो बुक है वो 20% के प्रॉफिट पे बेची, 120/100, और वही बुक जो है फिर आगे 20% के प्रॉफिट पे बिकी, 120/100। तो यहाँ पे भी जो है अजीत और चित्रा की कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आएगा, 100/144। तो टोटल जो है अजीत ने कितने पैसे दिए, 100, 200, 300, 400, 400 जो है वो मेरे पास कितने किसने दिए, अजीत ने दिए। और वहीं पे जो चित्रा है मेरे पास, उसने कितने दिए, ये कितना हो गया, 216, 216 में 88 जोड़ दूंगा, 304, 304 में 144, 304 में 144, 4 4 8, 448। तो भाई कितने का जो है चेंज आ रहा है, कितना कंपेयर्ड, जो पूछा है ना मुझसे, बाय व्हाट परसेंट फोर बुक चेंज व्हेन चित्रा बॉट देम, तो कितना चेंज आ रहा है, 48 रुपये का चेंज आ रहा है। अजीत किससे कंपैरिजन करने को बोला है, तो अजीत का 400 था, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या हो गया, 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 12 चौके 48, तो कितने का चेंज आया, 12% का चेंज आया। बताओ, समझ आया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 120, सेलिंग प्राइस वाज इंक्रीज्ड बाय 160, पैसों से इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज से नहीं। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले जो है वो सीपी था, और पहले जो है वो एसपी था, अब जो है 120 से बढ़ गया है, यानी पहले अगर सीपी था तो अब सीपी जो है वो 120 रुपये से बढ़ गया।
और एस पी जो है वो कितने से बढ़ गया, 160 रुपये से। इफ़ द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर द चेंज इज 33.3%, मतलब इन दोनों का प्रॉफिट परसेंट का रेशो या तो एस पी माइनस सी पी करके, देखो ये क्वेश्चन एस पी माइनस सी पी करके तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू तो उसने मेरे को दे दी। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू इज 33.33%, यानी 33 1/3% लिख लो या इसको 1/3 लिख लो। लेकिन यहाँ पे अगर तुम इसको माइनस करोगे, एस पी माइनस सी पी इज प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, तो यहाँ पे जो अगर तुम इसको वो चीज़ सॉल्व करोगे तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, क्योंकि पहले इसको माइनस करोगे तो एस पी और सी पी दोनों की वैल्यू आएगी, फिर जो है आंसर निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपल सिंपल इस बात को ऐसे याद रखो कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है ये 33.33%, ये मेरा क्या है, 1/3। अगर मैं इसको परसेंटेज तोड़ दूँ तो ये बनता है मेरा 33 1/3%, और ये बन गया मेरा 100/3%। परसेंट हटा तो वो 100 कैंसिल करेगा तो 1/3। तो नीचे क्या है, सी पी, ऊपर क्या है, प्रॉफिट। अगर सी पी और प्रॉफिट है तो एस पी 3 + 1 4। तो ये एस पी अपॉन सी पी की या फिर सी पी अपॉन एस पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 3/4। ठीक है, 3/4 ही आई है। तो यहाँ से ये सी पी अपॉन एस पी की वैल्यू कितनी है, सी पी प्लस 120 डिवाइडेड बाई एस पी प्लस 160, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4। अब बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आया, 4 सी पी प्लस 12 चौके 48 480 इज इक्वल टू 3 एस पी 16 3 48 480, 480 480 कैंसिल, सी पी अपॉन एस पी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से, 3/4। सेम यहाँ रही है, 3/4 3/4। पूछा क्या, प्रॉफिट परसेंट पहले कितना था, पहले भी इतना ही था भाई, 1/3 इंटू 100, 33.33% पहले था, कोई चेंज ही नहीं हुआ। चलें आगे। क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ, वहाँ पे 36, बोलो बोलो। वो जो 33.33% है ना, हम्म उसको मतलब आपने 1/3 करा ना प्रॉफिट परसेंटेज। हम्म 33, जो 33.33 होता है, 0.33 का मतलब 1/3 तो होता है, 1/3 0.33333। तो इसको 1/3 भी तो लिख सकता हूँ मैं, तो 33 1/3 ही होता है ये। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 100/3%। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, वो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आई, 1/3। तो 33 1/3% इज 1/3। आगे चलते हैं, क्या है, 93,000 डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट ट्वाइस द शेयर ऑफ ए, ट्वाइस द शेयर ऑफ ए, यानी ट्वाइस द शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द शेयर ऑफ बी, and thrice the share of B, thrice the share of B is equal to 5 times the share of C। बस, यानी 2A कॉमन है, 3B, तो 2A इज इक्वल टू 3B और 3B इज इक्वल टू 5C। रेशो तुम लोगों को इनकी निकालनी आती है, 2 की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को छुपा दो, 15। ठीक है, 3 की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को छुपा दो, 5 2 ज़ा 10। 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 को छुपा दो, ये वैल्यू कितनी आई, 3 2 ज़ा 6। 15 10 और 6 कितना होगा, 10 20 और 11 31। 31 की वैल्यू 93,000 क्वेश्चन में दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000। अगर एक की वैल्यू 3,000 है, पूछा क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी क्या है, 6, तो 6 की वैल्यू 18,000, 6 थी 18, सी की वैल्यू 18,000। यहाँ से वो तुमसे सी की वैल्यू भी पूछ सकता था, वो तुमसे ए की भी पूछ सकता है, वो तुमसे बी की भी पूछ सकता है, वो कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी, बी एंड सी एंड ए भी पूछ सकता है, वो डिफरेंस भी पूछ सकता है, ए माइनस बी में कितना है, बी माइनस सी में कितना है, या ए माइनस सी में कितना है। ठीक है, वो दो इतने जो हैं, इसी स्टेटमेंट से ये 1 की वैल्यू निकाली है ना हमने, उसके बाद में ये फाइंड के आगे, फाइंड द शेयर ऑफ, उसके बाद में वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तरीके की चीज़ें पूछ सकता है, एक क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी पूछे, ए का शेयर पूछे तो 15 इंटू 3,000, बी का पूछे तो 10 इंटू 3,000, सी का पूछे तो 6 इंटू 3,000, ए प्लस बी का पूछे तो ए प्लस बी कितना है, 15 और 10 25, तो 25 इंटू 3,000 यानी 75,000। बी प्लस सी यानी 10 और 6 16, 16 थी 48, 48,000। ठीक है, सी और ए का पूछे तो 15 और 6 21,
किसको कर देना 3000 से, यानी 63,000। फिर ए और बी के बीच में डिफरेंस पूछे तो ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो 5 को कर देना 3000 से मल्टीप्लाई, तो 15,000 हो गया। बी और सी में पूछे तो चार चार का डिफरेंस है। ए और सी में पूछे तो कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। तो कुछ भी पूछे तुम वहाँ से निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे को कि अ जार है कंटेन मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड है जार में ए और बी। ये ए है, ये बी है, किस रेशो में है, 4:1 में। किस रेशो में, 4:1 में। When 10 liter of the mixture is replaced with liquid B, the ratio become 2:3। रेशो बन क्या जाती है मेरी, 2:3। क्या बोल रहा है, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद बी, यानी मिक्सचर निकाला और बी डाला, तब रेशो बनी इतनी। यहाँ पे बी देखो कितना डाला है, दो, दो ही तो ऐड हुआ है। इसी दो की वैल्यू 10 दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि 10 लीटर अगर निकाला है तो उतना ही बी डाला है, तो बी तो उतने से ही बढ़ेगा। तो दो की वैल्यू क्या है 10, एक की वैल्यू क्या है 5। पूछा क्या है, हाउ मैनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वॉज प्रेजेंट इन द जार इनिशियली। इनिशियली मतलब ओरिजिनली कितना था, यानी 4 की वैल्यू निकालनी है, 4×5 = 20। आंसर क्या हो गया इसका, 20। अगर आप पूछेगा तो 5 × 2 10, अब 10 है। ठीक है, दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो यहाँ हमने डायरेक्ट निकाल दी। अब दूसरी चीज़ जो ध्यान देने लायक इस क्वेश्चन में बात थी, पेपर में जो चीज़ हमें जो याद रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर दैट थिंग, क्या है वो पॉइंट, कि ए और बी मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ करा 4, मैंने यहाँ लिखा 1, मैंने यहाँ लिखा 2, मैंने यहाँ लिखा 3। निकालने के बाद की रेशो, निकालने से पहले की रेशो। अब उसने बोला कि 10 लीटर मैंने निकाला और 10 लीटर पानी मिलाया, तो पानी, सॉरी बी लिक्विड है। उसने बोला कि 10 लीटर जो है वो मिक्सचर में से निकाला और 10 लीटर जो है मैंने बी जो है वो ऐड किया। तो मैंने देखा कि बी कितना ऐड हो रहा है, 2 से ऐड हो रहा है। तो बी 2 से ऐड हो रहा है, तो ये 2 ही तो 10 लीटर की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ तो मैंने सीधा सीधा देख लिया। तुम्हें पेपर में ध्यान क्या देना है, तुम्हें पेपर में ध्यान ये देना है कि भाई अगर एक बाल्टी है, उसमें 10 लीटर पानी है, 10 लीटर में से मैं 5 लीटर पानी निकाल के, 5 लीटर मान लो ठंडा पानी निकाल के 5 लीटर उसमें गर्म पानी डाल दूँ, तो मेरी बाल्टी का जो टोटल वॉल्यूम है या टोटल मिक्सचर है वो चेंज हुआ, वो नहीं हुआ, वो 10 का 10 ही है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ जो है वो सीधा सीधा दिख रही है, 4 और 1 5, 3 और 2 5, यानी यहाँ पे जो है टोटल मिक्सचर चेंज नहीं हुआ, और टोटल मिक्सचर हमारा भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 10 लीटर निकाला और 10 लीटर ही डाला। अगर ये रेशो, बाई चांस अगर ये रेशो दोनों जो है वो मेरी सेम ना होती, यहाँ पे मान लो 5 होता लेकिन यहाँ पे जो है वो 6 होता, तो इधर फिर मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इधर मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और उसके बाद मैं चेक करता कि बी जो है वो कितने से बढ़ रहा है। तो बी बढ़ेगा। अगर इस तरीके से देखो, कोई भी रेशो अगर तुम्हें दे रखी है, मान लो यहाँ पे एक रेशो दे रखी है, यहाँ पे जो है एक रेशो दे रखी है तुम्हें 6:4, और इधर तुम्हें रेशो दे रखी है 2:3, और तुम्हें बोला कि बी लिक्विड जो है उसमें 10 लीटर ऐड किया गया, और तुम यहाँ देख रहे हो कि ये तो भाई 1 लीटर माइनस हो रहा है, तो ऐड कैसे हो रहा है। तो लेकिन यहाँ ये चेक करो ना, 6 और 4 जो है वो 10 है, और 3 और 2 5 है, वो क्या है, वो 5 है, 3 और 2। तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 2×2 = 4, और ये कितना हो गया, 3×2 = 6। तो अब मैं देख सकता हूँ कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर पहले डिक्रीज़ भी हो रहा है और ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो ये चीज़ उसमें 100% होगी उस क्वेश्चन में, कि वो मिक्सचर जो है वो क्वांटिटी उनकी इक्वल नहीं होगी। तो पेपर में ये चीज़ ध्यान रखना, क्वांटिटी इक्वल कर देना अगर इक्वल क्वांटिटी है तो। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है कि इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी एडिड टू द लिक्विड कॉस्टिंग ₹12, यानी लिक्विड और वाटर, लिक्विड 12 रुपए का है, वाटर 0 रुपए का है, पानी का तो कोई प्राइस नहीं होता, किस क्वांटिटी में उसको ऐड किया जाए, यानी क्वांटिटी निकालूंगा मैं यहाँ पे, और प्रॉफिट 25% का 13.75 पे, ठीक है कोई बात नहीं। 13.75 सेलिंग प्राइस है, 1/4 क्या है मेरी, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये तो सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। एसपी कितना है यहाँ से 5, और इस 5 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 13.75। इस 5 की वैल्यू 13.75, एक की वैल्यू कितनी आई, 13.75 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो गया, 5×2 = 10, 5 पॉइंट लग गया, 5×7 = 5, 5 2.75। मुझे निकालनी किसकी, सीपी की वैल्यू, क्योंकि सीपी ही होता है। तो सीपी कितना हो गया, 4, 4 की वैल्यू निकाल लूंगा, ये कितना आ जाएगा, 4×2 = 8, और 75 × 4 300, पॉइंट लग गया 3, 8 और 3 11, तो वैल्यू कितनी आई, 11।
तो ये कितना आया यहाँ से 11 और ये कितना आया यहाँ से 1। तो रेशो कितनी आई 11:1, 1:11। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी एडेड टू लिक्विड। ठीक है, वाटर टू लिक्विड पूछा था, वाटर इज 1, लिक्विड इज 11, 1:11 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। रिपीट कर दीजिए ना एक बार। क्या चीज रिपीट कर दूं? लास्ट वाला थोड़ा एक बार रिपीट। देखो इसमें क्या बात हो रही है, इसमें ये चीज़ मुझे बोली जा रही है कि एक 12 रुपए का कोई भी लिक्विड है, उसमें मेरे को पानी मिलाना है, यानी पानी मिलाना है तो पानी का कोई कॉस्ट नहीं होता। तो लिक्विड जो है और वाटर मैंने ले लिया, ठीक है, लिक्विड 12 रुपए का था और वाटर जो था वो मेरा 0 रुपए का था। कॉस्टिंग की बात चल रही है, यहाँ से भी पता लग रहा है कि सीपी है, और बाकी जो होता है वो कॉस्ट पर लीटर ही चीज़ें होती हैं। जो हमारी सीपी वगैरह जो भी हमारे प्राइस होते हैं वो कॉस्ट पर लीटर ही होता है, तो मुझे यहाँ भी सीपी लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेल वाइल सेलिंग द लिक्विड एट रुपीज़, यानी ये सेलिंग प्राइस दे रखी है। मुझे सेलिंग प्राइस जब भी देगा तो वो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू देगा, ताकि मैं उसके परसेंटेज को तोड़ के उसकी सीपी फाइंड आउट कर सकूँ। तो इधर जो है ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तभी मेरा यहाँ पे टोटल क्वांटिटी निकल के आएगी। तो पहले मैं इस सीपी को निकालने के लिए 25% को तोड़ देता हूँ। 25% इज 1/4। नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, तो यहाँ से एसपी कितना आया मेरे पास, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 4 और 1 5 जो है मेरा एसपी आया। इस 5 की वैल्यू, सेलिंग प्राइस की वैल्यू ही तो 13.75 है, तो एक की वैल्यू आई 13.75, तो मेरे पास एक की वैल्यू आई मेरी 13.75/5, तो मेरी 4 की वैल्यू मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये वैल्यू अभी अभी 11 निकल के आई थी। तो यहाँ पे मैंने 11 पुट कर दिया, क्योंकि कंबाइंड वैल्यू जो है इसकी सेलिंग करने की अगर 13.75 है तो मिलाने के ऊपर उसकी कॉस्ट कम हो गई होगी ना। तो यहाँ पे 0 से 11 किया तो 11 आ गया, और 12 माइनस 11 किया तो 1 आ गया। ये लिक्विड टू वाटर की रेशो आई 11:1। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वट इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी एडेड टू लिक्विड, यानी वाटर टू लिक्विड पूछा है, तो वाटर इज 1, लिक्विड इज 11, तो 1:11 में ऐड करना है। आया समझ में? हाँ जी भैया। Find the rate of interest if sum of money become 8 time after 3 years. Price, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल 1 था, 8 गुना हो जाती है, 3 साल में होती है, तो क्यूब रूट कर दो इसका 1:2। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 पे बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, 100% इज द रेट परसेंट। ईजी था ये, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन इन्वेस्टिंग ₹5,000 इन अ बैंक ए विल गेट बैक ₹5671। 5,000 देने पे 5671 उसको वापस मिल रहा है, यानी प्रिंसिपल का अमाउंट मिल रहा है 2 साल में। मैं इसका जो है स्क्वायर रूट करूँगा। ये क्या भाई, 6 5 11 और 8 19, ये तो किसी का फैक्टर ही नहीं है, ये किसका रूट जाएगा? 5671 तो भाई किसी का भी रूट नहीं है यार। ये अगर रूट करूँगा तो 7 का स्क्वायर होता है 4900, तो ये कहीं ना कहीं 70 के आसपास जाएगा, 70 71। और ये 56 दे रखा है, 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 49 49 25 4900 25, ये कहीं ना कहीं 75 के आसपास जाएगा। सर ये 75.3 पे जाएगा ये वाला, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो है 5671 वाला। एग्जैक्ट हाँ वैल्यू नहीं है, 75 पॉइंट के आसपास जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों तो होंगे नहीं इसके आंसर, इसके आंसर होंगे इन दोनों में से कोई। चलो इसको 70 और 75 मानते हैं, तो 70 और 75 माना तो 5 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू कितनी आई इसकी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आई 50/7, यानी 7 7 ज़ा 49, 7 अप्रॉक्स आ रही है, 7 अप्रॉक्स आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी मैंने कुछ वैल्यू कम ली थी, 70 पॉइंट कुछ आ रहा था, और इधर भी पक्का 70 71 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, तो वैल्यू कम कर देते हैं। इसका आंसर अप्रॉक्स 6.5 आने वाला है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको मानूँ 5000 और मैं इसको मानूँ 5672, तो ये कितना हो गया 2500, और ये कितना हो गया मेरे पास 2836। 2500 होता है मेरे पास 50 का, ये 50 का होता है, तो 55 का तो 3025 होता है, तो 55 से कम ही होगा, ये 53 54 होगा।
53 54 होगा तो 3 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, वैल्यू कितनी आई 6। यहाँ पे मैंने क्या करा है, काटा है, कम लिया है तो नहीं, यहाँ मैंने ज़्यादा लिया है, एक ज़्यादा लिया है, वही वैल्यू फ़र्क देगी। 6.5 या इसका आंसर 6.5 आएगा। बाकी इसी तरीके से होगा, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर तो 6.5 ही आएगा। देखो पेपर में आए तो ये पेपर में तो पता नहीं हमें किस उसके ऊपर जाने वाला है, तो अगर हमें कोई आसपास के रूट भी पता है, जैसे अभी देखो अभी मेरे को 55 का रूट भी पता था, 3025 होता है, 25 का जो रूट होता है वो 55 का जो मेरा रूट होता है 3025 होता है। तो मैंने एक क्या कर दिया, इसमें बढ़ा दिया, क्योंकि मेरे पास एक की तो कमी पड़ रही है दो से काटने से। 5000 को भी अगर मैं दो से काटूँ तो 2500 डायरेक्ट आएगा, और यहाँ पे अगर मैं एक इंक्रीज कर दूँ, इसमें 5672 ले लूँ तो 2836 आएगा टू से काटने के बाद। 2500 का सीधा 50 हो गया। लेकिन 55 का जो होता है वो 3025 होता है, तो 55 का अगर 3025 होता है तो ये 2836 है, यानी 54 का भी नहीं होगा। 54 का भी जो अगर रूट जाएगा तो वो मेरे पास क्या कहते हैं, 1000 से कम हो जाएगा। 1000 से कम होगा तो मतलब 29,000 के आसपास कुछ जाएगा 54 का, और ये 28 है तो ये 53 पॉइंट कुछ पे जा सकता है वैल्यू, तो 53 ले लिया मैंने। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, 3 से बढ़ रहा है 50 पे, तो 6 वैल्यू आ रही है, 6 वैल्यू आ रही है। यहाँ पे भी वैल्यू मैंने इंक्रीज़ की थी, इधर भी वैल्यू इंक्रीज़ है, तो सारी वैल्यू थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, तो 6.5 के अप्रॉक्स में इंक्रीज़ हो जाएगी, कम तो होने से रही। और अगर सीधा सीधा निकालना है, ये 4900 का रूट है ना, 70 का रूट क्या होता है 4900, तो ये पक्का 71 या 70 पॉइंट कुछ पे जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 100 से ही इंक्रीज़ हो रहा है, 100 से इंक्रीज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये 70.7, 70.8 इनके आसपास जा रहा होगा, या 71, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। ठीक है, 71 का भी नहीं होगा यार, 71 के आसपास भी जाने के लिए तो इसको क्या कहते हैं, लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 नहीं आ रहा है, तो 70 पॉइंट कुछ पे ही जाएगा, तो मैंने 70 मान लिया। ऐसे ही ये 56 71 है, ये भी ये 75 के आसपास कहीं जा रहा है, तो 5 का इंक्रीज 70 पे तो वो 7 आ रहा है, यानी वैल्यू 6 और 7 के बीच में आ रही है। 6 और 7 के बीच में ऑप्शन में एक ही वैल्यू है 6.5, वही जो है हमारा आंसर हो। बाकी 5671 का रूट निकालने बैठोगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें क्या है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, आप अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे को क्या बोल रहा है, ए बैंक ऑफर अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 16% पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली भाई हाफ ईयरली की बात कर रहा है। रेट जो हो गया वो मेरा 8% हो गया, और टाइम जो हो गया वो मेरे पास 4 साल हो गया, 2 ईयर लिखा हुआ है, 4 साल हो गया। वट विल बी द अप्रोक्सीमेट इंटरेस्ट जनरेट होगा, मतलब पॉइंट में वैल्यू ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 केप्ट। पेपर में नहीं आती अप्रोक्सीमेट, ये बात ध्यान रखना, पेपर में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछे, वो डायरेक्ट सीधा सीधा कैंसिल होती है, सीधी सीधी वैल्यू। अभी ये 56 71 भी दे रखा है ना, तो ये वहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, ये दोनों ऐसी वैल्यूज़ आएंगी जिनका रूट पॉसिबल है, जिनका रूट होगा कोई ना कोई। ऐसी वैल्यू नहीं आएंगी जो पॉइंट में जा रही है, ये पता नहीं इन्होंने मॉडल पेपर में ऐसी वैल्यू क्यों डाल रखी है, मुझे भी नहीं समझ आया। लेकिन अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल की ना डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है मेरे को, तो ये क्वेश्चन जो है ये सक्सेसिव से सोल्व होगा। सक्सेसिव से होगा तो 8% की 4 साल के लिए लगेगी, तो या तो 8 8 8% सबके निकाल निकाल के ऐड कर दो। ठीक है, पहली साल 8%, दूसरी साल 8%, तीसरी साल 8%, ऐसे कर लो। या मेरे को तो सक्सेसिव ईजी लगता है, एक ही बार में सबका रेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई बाय 10,000। ये कितना हो गया, इसका तो 8 और 8 16, 16, और क्योंकि ये इंटरेस्ट है, डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट में हम ए प्लस बी माइनस ए भी करते हैं, क्योंकि हमें डिस्काउंट देना होता है। ठीक है, डिस्काउंट माइनस में होता है, लेकिन ये तो रेट है, ये तो सम को बढ़ाएगी हमेशा, और बढ़ाएगी तो इसका जो है बीच में प्लस ही आने वाला है, इसमें कोई माइनस नहीं होगा। तो इसका सक्सेसिव जो होगा वो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होगा। तो अब यहाँ से कितना हो गया, 8 8 16, 8 8 64, 16.64 इसका हो गया, सीधा सीधा। अब 16.64 इसका हो गया, तो 16 और 8 कितने हो गए, 24, 24.64 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16.64 को 8 से, ये कितना हो गया 2, 6 8 48, 1 3 3 1 133 डिवाइड, 2 पॉइंट पहले थे, 100 का एक पॉइंट, 1.33 यहाँ ऐड हो जाएगा। 1.33 ऐड हुआ तो ये कितना बचा, 4 3 7 9 7 25.97, इन इसका भी निकल गया। अब निकालना है सिर्फ इस वाले का, लास्ट वाले का, 8 का और 25.97 का। तो 8 और 25 कितने होते हैं, 33.97, प्लस 33.97, तो 25.97 को
मल्टीप्लाई करना है किससे मेरे को, 8 से। 7 8 ज़ा 56, 72 7 702, दो ये 4 के बाद पॉइंट 2.07 प्लस 2.07, वैल्यू कितनी आई, 7 7 14, 0 32 2 35 और एक 36, 36.04, 36.04 का जो है इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होगा। अगर 36.04 का इंटरेस्ट जनरेट होगा प्रिंसिपल पे 10,000 पे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 36.04%, हटा नीचे 100 आया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये दो इसके पॉइंट हटा देंगे, 3604 रुपये का जो है वो आएगा। अप्रोक्सीमेट बोला था, ये 3600 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, 3605 ही ऐसी वैल्यू है जो अप्रोक्सीमेट जा रही है। बताओ भाई, आया समझ में? पेपर में नहीं आएगा वैसे इस तरीके का हार्ड क्वेश्चन, डरो मत। आगे चलते हैं। अगला क्या है, कार कवर ए डिस्टेंस इन 8 आवर। ठीक है, 8 घंटे में जो है वो कोई डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद बोलता है उसकी स्पीड जो है वो 4 से बढ़ा दी गई, यानी स्पीड जो है वो 4 से बढ़ा दी, तो वो डिस्टेंस जो है वो कितनी देर में, 30 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लेती है। 30 मिनट पहले यानी 7.5 घंटे में, और 7.5 घंटे कितने होते हैं, 15/2। डिस्टेंस सेम है, वैल्यू इक्वेट कर दो, s मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 8s इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 15s/2, या फिर यार 2 का क्या झंझट पालना, उधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कितना हो गया 16s, ये कितना बना 15s, और ये कितना बचा 15 चौके 60, ये कितना है s इज इक्वल टू 60। मुझसे क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 6 8 ज़ा 48, 480 किलोमीटर, क्योंकि ये स्पीड की वैल्यू मैंने जो है वो डिस्टेंस में पुट कर दी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ये इजी था क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 1/3 ऑफ द जर्नी is covered at a rate of 30%, 1/4 of the remaining is covered by 40% and remaining is covered at 50%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो वो बोल क्या रहा है, इसमें जहाँ गलती हो जाती है वो यहाँ हो जाती है, क्योंकि जर्नी 3 पार्ट में टूट रही है, मैंने जर्नी को जो है 3 पार्ट में तोड़ दिया। पहली जो है वो चीज़ ये बात कर रहा है वो मेरे से कि जर्नी पहला जो है 1/3, यानी ये 1/3 तो ये वाला हिस्सा हो गया, लेकिन जो अगला हिस्सा बचा है 1/4, वो ये बच्चे क्या करते हैं 1/4 सीधा सीधा कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन ये सीधा सीधा 1/4 नहीं है, ये जो टोटल जर्नी में से 1/3 निकाल दिया ना, टोटल जर्नी मान लो पूरी 1 थी, तो अगर 1/3 निकाल दिया तो ये क्या बचा 2/3, और ये 2/3 का 1/4 है, यानी ये 2/12 है, 1/6, तो ये 1/6 आएगा यहाँ पे, ना कि 1/4 आएगा। देखो इसको और इजी वे में समझाता हूँ मैं तुमको। जब भी इस तरीके की फ्रैक्शन दी हो ना, तो जो भी नीचे फ्रैक्शन की वैल्यू होती है उसका एलसीएम ले लिया करो। दो फ्रैक्शन दे रखे हैं 1/3 एंड 1/4, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। इसका मतलब जो ये टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 12 किलोमीटर, क्योंकि वैसे भी एक्स एक्स कटना ही है, वैसे भी ये 12 कटनी है, ये चीज़ वैल्यू सेम ही आनी, तो ये 12 किलोमीटर है। उसने पहले बोला कि 1/3 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट अ रेट ऑफ 30%, यानी ये 1/3 है, तो 12 का 1/3 कितना हो गया 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर जो है वो 30 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, 30 की स्पीड से। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, 12 में से 4 चल दिया, रिमेनिंग इज 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का 1/4, यानी 8 का 1/4 कितना हो गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जो है ये कितने स्पीड से चल रहा है 40। उसके बाद बोल रहा है एंड रिमेनिंग इज कवर्ड एट 50, तो 50 की स्पीड से रिमेनिंग कर रहा है, 4 2 6 तो वो चल चुका, 6 बचा, 6 और 6 12, तो ये जो है ये क्या है मेरे पास एक टोटल जो है वो ग्राफ बन गया। पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास 6 4 10 और 12, 12 में 12 ही था यार, ऐड भी क्या करना, 12 मेरा टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। इन सब में 0 0 है, मैं इनका 10 कॉमन ले जाता हूँ पहले ही ऊपर, और ये वैल्यू कितनी आई 4/3 प्लस 2/4 प्लस 6/5, ये आई मेरे पास वैल्यू, ठीक है। इसको तुम 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर प्लस 1/2। अब इसका सीधा सीधा एलसीएम ले लो, इसका सीधा सीधा एलसीएम कितना है मेरे पास 30, 12 इंटू 10 इंटू 30 मेरा ऊपर चला गया, 3 10 15 दूनी 30 36, वैल्यू कितनी आई यहाँ पे मेरी 12 3 36 360, और एक जीरो और 3600 डिवाइडेड बाय 6 5 11 और 9 91, यानी ये जो है मेरी वैल्यू
अगर मैं ये फिर यार पॉइंट में दे दी इन्होंने, 90 कर लो इसको। अगर 90 कर दूंगा मैं इसको तो ये कितना वैल्यू आएगी 40। 40 एक मैंने कम करी थी तो यहाँ भी कम करनी पड़ेगी। 40 के बिल्कुल आसपास कौन सी वैल्यू है 39.5। आंसर क्या होगा इसका 39.5। आया समझ में? बताओ क्वेश्चन समझ आया ये वाला? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, लेकिन लास्ट में कर दीजिएगा, अभी नहीं। ठीक है बाद में कर कर दो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि 3 dogs D1 D2 D3 undergo a training program to walk. After the training, distance covered by 3 dogs are in step distance covered by 3 step of dog 1, 4 step of dog 2 and 5 step of dog 3 are equal। यानी देखो क्या बोल रहा है, 3 step of dog 1 is equal to 4 step of dog 2 is equal to 5 step of dog 3। इनकी रेशो निकालनी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई। 3 की भी रेशो निकालनी है, 3 को छुपा लो, 5 4 जा 20। 4 की निकालनी है तो 15 और 5 की निकालनी है तो 4 3 12। ये किस चीज़ की रेशो आई है? डिस्टेंस की। उसने क्या बोला क्वेश्चन में? द डिस्टेंस कवर्ड, ये लिखा उन्होंने बड़ा बड़ा, द डिस्टेंस कवर्ड इज दिस। उसके बाद क्या बोल रहा है? फर्दर द टाइम टेकन बाय D1 टू टेक 5 स्टेप, D2 टू टेक 4 स्टेप एंड D3 टू टेक 6 स्टेप। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। टाइम का रेशो दे रहा है वो इस बारे में। क्या बोल रहा है? 5 स्टेप D1 के इज इक्वल टू 4 स्टेप D2 के इज इक्वल टू 6 स्टेप मेरे D3 के। यहाँ से मैं फिर रेशो निकालूंगा। 5 की रेशो निकालनी है 6 चौके 24, मैंने लिख दिया 24। 4 की निकालनी है 6 5 30 और फिर मेरे को किसकी निकालनी है यहाँ पे? D3 की। 6 की निकालनी है 5 4 20। ये मैंने रेशो लिख दी किसकी भाई? टाइम की। लिख दी मैंने टाइम की रेशो। व्हाट इज द रेशो ऑफ वॉकिंग स्पीड ऑफ D1 D2 एंड D3? D1 D2 और D3 के स्पीड की रेशो निकालनी है। डिस्टेंस और टाइम की रेशो ऑलरेडी दे रखी है, स्पीड की निकालनी है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 20/24 रेशो 15/30 रेशो 12/20। इसको सॉल्व कर लो। ये मेरे पास वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? 5/6। ये आई मेरे पास, एक आई 5/6, एक आई 1/2 और ये कितनी आई? 4 3 12 5। अब नीचे वालों का एलसीएम ले लो। नीचे वालों का एलसीएम जो है वो मेरे पास कितना आने वाला है? 60। तो 5 6 से 10 पे कटेगा, 50 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा कितना आएगा? 30 आएगा और ये मेरा जो है 12 पे कटेगा, 12 3 36 आएगा। ये फिर कट रहा है, ये दो के टेबल पे फिर कट रहा है। 225 215 और 218 आगे नहीं कट रहा। तो 25 15 और 18 इसका आंसर है। 25 15 और 18 इसका आंसर है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? चलें आगे, आगे बढ़ जाते हैं। आगे तो ख़त्म।